गुज़िश्ता 15 साल से चाइना की ग्रोथ स्पीड में आने वाले बूम के साथ ही इंडिया के अंदर भी ये एक इच्छा जताई जाती रही है कि वी शुड बिकम द नेक्स्ट चाइना। मनमोहन सिंह साहब ने इस हवाले से संजीदा कोशिशें की थी इंडिया को चाइना का अल्टरनेट बनाने के लिए, और उसके बाद मोदी साहब ने इस काम को करने का बेड़ा अपने नन्हे मुन्ने से नाजुक से कांधों पे उठाया। लंबे अरसे से अलगर्ज ये की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन इंडिया ने नेक्स्ट चाइना तो क्या खाक बनना था। एग्जिस्टिंग जो गैप है दोनों मुल्कों के दरमियान, ट्रेड और टेक्नोलॉजी से लेकर मिलिट्री और मैन्युफैक्चरिंग तक, वो गैप बढ़ता ही चला जा रहा है। इस गैप को मैं टीएम गैप कहता हूँ। मेरे हिसाब से दुनिया के किसी भी मुल्क को बड़ा प्लेयर माना ही नहीं जा सकता जब तक वो मुल्क 4 एरियाज में सॉलिड ना हो: टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और मिलिट्री। ये है टीएम फैक्टर। जिस मुल्क के पास ये 4 चीजें होंगी अच्छी लेवल की, उसका दुनिया में फिर इम्पैक्ट भी बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। इंडिया और चाइना के दरमियान टीएम गैप बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में भाषणबाजी कहें या डे ड्रीमिंग कहें, इंडिया के अंदर ये उम्मीद जगाई जाती रही है कि वी विल रिप्लेस चाइना वन डे। अभी 2-4 रोज पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब को सुन रहा था, फरमा रहे थे कि अब हम प्राइमरी प्लेयर हैं साउथ एशिया के अंदर, प्राइमरी प्लेयर। पहले हमें पाकिस्तान से कंपेयर किया जाता था, लेकिन अब तो पाकिस्तान भी अपने आप को हमसे कंपेयर नहीं करता। हम अब उभर गए हैं, हम प्राइमरी प्लेयर बन गए हैं। ये एक मतलब काफी सालों से लेके बीजेपी वाले और उनका जो एफिलिएटेड मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, एक प्रोपेगेंडा वो चलाते रहे कि हम पाकिस्तान से अभी कंपेयर नहीं किया जाता हमको, अब तो हम बहुत बड़े प्लेयर बन गए। ऐसा नहीं है, हकीकत उसके उलट है। अब जियो पॉलिटिकल सिनारियो बदल गया, चाइना आ गया यहाँ पर। दे आर द प्राइमरी प्लेयर इन साउथ एशिया, इंडिया नहीं है, इंडिया सेकेंडरी प्लेयर है। लेकिन नेवरदलेस एक उम्मीद जरूर है इंडिया के अंदर कि वी विल रिप्लेस चाइना वन डे। वो एक गाना है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या कभी इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है? देखिए मित्रों, इस सवाल का जवाब इतना सीधा और आसान नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स हियर। इंडिया को सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? सबसे बड़ा उसके पास फायदा ये है, उसका एरिया बड़ा है, उसकी आबादी बड़ी है। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ग्लोबल ब्रांड्स को ये चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है कि अगर वो डोमेस्टिक मार्केट ही इंडिया की कैप्चर कर लें तो मतलब उनका बिजनेस वॉल्यूम जो है वो काफ़ी साइजेबल हो जाएगा इंडिया के अंदर ही। प्लस यहाँ पर क्वालिफाइड वर्कफोर्स मौजूद है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इंडिया के अंदर बड़े ज़हीन और मेहनती लोग बड़ी तादाद में मौजूद है, आसानी के साथ क्वालिफाइड वर्कफोर्स मिल जाएगा, सस्ता लेबर भी मिल जाएगा। ये भी तो प्लस पॉइंट है ना इंडिया के अंदर, सस्ता लेबर, बल्कि बहुत ही सस्ता लेबर भी आपको मिल जाएगा। बड़े बिजनेसेस को ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो भाई पॉजिटिव्स तो बहुत हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि नहीं इंडिया तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है भाई। इंडिया के अंदर डेफिनेटली क्वालिटीज़ हैं, पॉजिटिव्स हैं। फिर आप देखें इंडिया का बैंकिंग सेक्टर भी बड़ा अच्छा है, बड़े लेवल की कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सकता है, ऐसा उनके पास बैंकिंग सिस्टम है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का है, हाईवेज हैं, रोड्स हैं, पोर्ट्स है, ट्रेन, सारा कुछ तो मौजूद है। जो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी मौजूद है इंडिया के पास। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैसिव लेवल पर कारखाने चलाने के लिए इंडिया के पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी में बिजली पैदा करने और उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की कैपेबिलिटी मौजूद है कि नहीं है? एनर्जी बड़ी ज़रूरी है ना, एनर्जी के बिना तो काम नहीं होता। चाइना की मेरे पास से जो लास्ट ईयर की फिगर पड़ी है बिजली की कि उन्होंने कितनी बिजली कंज्यूम की है गुज़िश्ता साल, तो वो मेरे पास फिगर 8,310 टेरावाट, जो मेरी रिसर्च से मुझे पता चला 8,310 टेरावाट बिजली उन्होंने कंज्यूम की गुज़िश्ता साल। मित्रों याद रहे कि लास्ट ईयर वहाँ पर जीरो कोविड पॉलिसी इंतहाई सख्त थी, जिस वजह से बड़ी लेवल पर कारखाने बंद भी पड़े थे, और ये जो 8,310 टेरावाट की बिजली की कंजम्पशन है ये कम है असल फिगर से, उनकी जो रियल डिमांड है इससे बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया है कि कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ की है यहाँ पर, और कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ करते हुए छोटी फिगर ली है, 8,310 टेरावाट उन्होंने कंज्यूम की लास्ट ईयर। अच्छा, उधर इंडिया की जो इस साल की, अब इस साल की फिगर क्यों ले रहा हूँ, उनकी लास्ट ईयर के लिए है कंजर्वेटिव अप्रोच, इस साल की इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस साल इंडिया खुला हुआ है, मोस्टली इस साल से इंडिया ओपन हुआ है और वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है वो बहाल हुई हैं, तो इसीलिए मैंने इस साल की ली है।
इस साल जो 2022 की जो इंडिया की एक्सपेक्टेड डिमांड थी, तो वो डिमांड थी 1895 टेरावाट। उधर लॉकडाउन के दौरान, जीरो कोविड पॉलिसी के दौरान 8310 टेरावाट बिजली कंज्यूम हो गई और यहाँ डिमांड है 1895 टेरावाट। नाउ अगर मैन्युफैक्चरिंग चाइना से इंडिया शिफ्ट हो जाए तो कारखानों के लिए बिजली कहाँ से आएगी? कोयला, तेल, ये सारी चीज़ें तो चाहिए बड़े पैमाने पे, लेकिन बिजली के कारखाने भी तो चाहिए, लगाने हैं वो भी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए भाई उस बिजली को पहुंचाने के लिए कंज्यूमर तक। तो ये कहाँ से आएगा इतने बड़े लेवल पर? क्या ये इतना जल्दी जल्दी करना एकदम से मुमकिन है? नहीं है मुमकिन। दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस। जैसे जैसे कारोबार चाइना से इंडिया शिफ्ट होता जाएगा, पैसा इंडिया के पास आएगा, वैसे वैसे वो लगाता जाएगा इस सिस्टम के अंदर। तो रातों रात नहीं होगा, ये 6-8 साल में भी इंडिया जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता चीन को। ये तो फैक्ट है, ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन फ़र्ज़ करें हाइपोथेटिकली वेस्टर्न मुल्क भी मदद करते हैं, सारे ये आके और इंडिया की मदद करते हैं, ये काम हो जाता है, बिजली का काम हल हो जाता है, एनर्जी का मसला हल हो गया। तब भी एक अजब बात देखें कि 2021 से लेकर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इंडिया का चल रहा है। इसको कामयाब बनाने के लिए लास्ट ईयर बड़े लेवल पर, मित्रों बड़े लेवल पर इन्वेस्टर्स को इंडिया ने इंसेंटिव ऑफर कर रखे हैं। देंगे नहीं, उनको कहा कि आप आ जाएं, हम आपको ये इंसेंटिव दे, बड़े इंसेंटिव दिए, हम आपको ये सहूलतें देंगे अगर आप इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मेडिकल की डिवाइसेस बनाना और 2-4 और सेक्टर्स हैं ख़ास तौर पर इनमें अट्रैक्ट करने के लिए कि इधर पैसा लगाते हैं तो ये इंसेंटिव देंगे आपको। सरकार ने बड़ा ऑफर किया, शानदार इंसेंटिव है। लेकिन इस सब के बावजूद बड़े लेवल पर कोई नए इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पर। ले दे के एक एप्पल जो कंपनी है, इसकी अनाउंसमेंट नज़र आई कि जी हम कुछ नंबर्स यहाँ पर आईफोन का आने वाला जो मॉडल है उसका इंडिया में बनाएंगे, ये अनाउंसमेंट हमें नज़र आई। इसके अलावा मित्रों किसी बड़े ब्रांड ने इस ऑफ़र पर नज़रसानी नहीं की। इनफैक्ट अमेज़ॉन और 2-4 और बड़ी कंपनियाँ तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स ही बंद कर दिए हैं यहाँ से इंडिया में हाल ही में। तो वाई इज़ सो? सोचने की बात है ना कि आखिर मसला कहाँ है, क्यों नहीं बड़ी फर्म्स इन्वेस्ट कर रही मेक इन इंडिया में? इतने ज़्यादा इंसेंटिव उनको ऑफर किए गए तो आ क्यों नहीं रहे यहाँ पर? इस पे ज़रा सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ ये वो रियल मुद्दे हैं इंडिया के जिसमें मीडिया में बात होनी चाहिए। गोदी मीडिया इसको उठाए, इस पे बहस करे, लोगों को बुलाए, एक्सपर्ट्स को बुलाए, ये बातें डिस्कस करें, कोई हल निकालें, कोई रिसर्च करें इस पे, गवर्नमेंट को बताएं अपनी कहाँ पे मसले। वो लेकर आ जाते हैं बार बार हिंदू मुसलमान, तो राम मंदिर, तो बाबरी मस्जिद, ये ला के बिठा देते हैं और लोगों के अंदर जो है वो टीआरपी के चक्कर में नफरत बढ़ाते हैं। ये इशूज़ है इंडिया के। अब मसला ये कि ये क्यों नहीं आ रहा है? ये इतनी ज़्यादा इंडिया ने ऑफर्स भी कर रखी है मेक इन इंडिया में, तो फर्म्स क्यों नहीं आ रही? इसका जवाब जांचना चाहिए ना। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से इसका रीज़न है बीजेपी की अल्ट्रा नेशनलिस्ट पॉलिसीज़, दी ब्राह्मण बनिया नेक्सस जिसको मैं कहता रहता हूँ। इंडिया के अंदर रातों रात मित्रों पॉलिसीज़ चेंज होती रही हैं लोकल सेठों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। बीजेपी कई बार इसका प्रदर्शन कर चुकी है 2014 से लेकर, आपको पता नहीं चलता, रातों रात अमूमन वहाँ पर पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं, जिससे फिर क्या होता है पता है? डेस्पाइट ऑल द पोटेंशियल इंडिया बाहर की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाता, रिस्क लेवल बहुत बढ़ जाता है। बाहर के जो गोरे हैं ना, गोरे खास तौर पर डरते हैं कि यार पैसा लगाए, पता चला रेगुलेटरी जो वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस है वही रातों रात चेंज हो गया। इन्वेस्टर सोचते हैं ना कि आज यहाँ पर पैसे लगा तो दें, लेकिन पता चला कल को फलां लोकल कंपनी की वजह से कानून ही तब्दील कर दिए गए, पॉलिसीज ही तब्दील कर दिए गए। ऐसा हमने कितनी बार देखा है। राफेल जहाज़ों में देखें रातों रात कैसे रेगुलेटरी जो लॉज हैं वो कैसे तब्दील कर दिए गए थे एक मखसूस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। फेवरेटिज्म वाली बीमारी जो है ना वो बड़ी वहाँ पर बढ़ती जा रही है अल्ट्रा नेशनलिज्म की आड़ में। वो जो कंपनियां हैं फिर वो बीजेपी को फ़ायदा भी पहुंचा रही होती हैं। अगस्त 2022 तक इंडिया की स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो 80% इंक्रीज़ था वो एक ही ग्रुप के हो गया है। अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, एक ही ग्रुप के पास उसका फ़ायदा 80% गया है। उसका रूए रवां जो है मोदी साहब का जिगरी दोस्त है, और देखते ही देखते वो बंदा बाय द वे दुनिया का तीसरा अमीर तरीन इंसान भी बना है। देखते ही देखते आप ज़रा उसकी हिस्ट्री देखें, इतना जल्दी मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी की वेल्थ जल्दी इतना बड़ी होगी जितना उनकी बड़ी है। एज अ रिजल्ट बाहर वाले तो आंखें कान रखते हैं ना, वो तो देख रहे होते हैं कि यार ये क्या चल रहा है भाई,
इधर तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही हमें। ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं इस तरह के कानून बनाती है कि मखसूस तबके को फ़ायदा जाता है। इन बाहर के जायंट्स का अगर मुकाबला लोकल सेठों से, लोकल कंपनियों से होता है इंडिया की, तो इनको फेवर नहीं मिलेगी, उनको मिलेगी लोकल्स को। तो इसी वजह से फिर वो पैसा लगाने से पहले 100 बार सोच रहे होते हैं कि यार हमें तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिलेगी तो कैसे लगाएं। चाइना में ऐसा नहीं है। देखें ना, आप श्रीलंका के अंदर से क्या खबरें आती रही कि मोदी साहब खुद एक्टिव रहे अडानी ग्रुप को श्रीलंका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए। ये खबरें आती रही ना, उनका जो एनर्जी का मिनिस्टर है उसने अपने पार्लियामेंट को बताया। तो कल को अगर कोई बाहर की फर्म, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो अगर लोकल ग्रुप्स के साथ फेयर तरीके से कंपटीशन जीत रहे होंगे तो क्या पता, हु नोज, रातों रात रेगुलेशंस ही बदल दी जाएं और जो लोकल ग्रुप है उसको फायदा पहुंच जाए। ऐसा मुमकिन है ना, होता रहा है ऐसा। चाइना के अंदर एज आई सेड ये नहीं होता। वहाँ पर फेयर कंपटीशन है, लेवल प्लेइंग फील्ड है। वेस्टर्न कंपनियों को भी बाकी सारी कुछ अपनी जगह, लेकिन वो ये भेदभाव नहीं रखते कि अपनी कंपनी है तो उसकी कंपनी, ऐसा नहीं करते। सबके लिए इक्वल उन्होंने एक सिस्टम रखा है, बड़ा अच्छा सिस्टम रखा है। कायदे कानून जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन्वेस्टमेंट को पुल करने के लिए। कायदे कानून ही सबसे मेन चीज़ होती है। अगर बाहर के मुल्कों को आपके कानून पर भरोसा ही नहीं है तो कैसे उनकी कंपनी आएंगी यहाँ पर इन्वेस्ट करने। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर एक और भी मसला है। इंडिया का मिडिल क्लास जो है ना, जैसे इंडिया बहुत बड़ा मुल्क दिखता है ना, लेकिन उसके अंदर उतना बड़ा मिडिल क्लास नहीं है। एक अजीब सी बात है ये। तो यहाँ पर परचेजिंग पावर भी उस लेवल का नहीं है। मतलब जिस तरह चीनियों का है ना, बाहर के मुल्कों को पता होता है कि चीन के अंदर एक पावरफुल मिडिल क्लास भी मौजूद है और यहाँ पर परचेजिंग पावर भी अच्छा है, तो प्रोडक्ट्स उनकी खरीदी जाएंगी चीन के अंदर ही। लेकिन इंडिया के अंदर चाइना जितना परचेजिंग पावर नहीं है लोगों में, तो लिहाजा इन सब बातों का रिजल्ट आपके सामने है कि जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चाइना बंद था। इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग कुछ हिस्सा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अपने पास खींच कर ले आए, और उसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स भी ऑफर किए। लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टर इंडिया नहीं आए, जो कि इंडिया को लग रहा था कि आएंगे। ये जो एक माइंड में इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके अंदर है कि चाइना डाउन जाएगा तो हम ऊपर जाएंगे, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता जी। वो डाउन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम ही ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ पाकिस्तान जो है वो अल्टरनेट इस वजह से नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमेशा पाकिस्तान के अंदर, हमेशा रही है। रातों रात वहाँ पर सरकार तब्दील कर दी जाती है, 4 लोटे मिलते हैं और सरकार गिरा देते हैं। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, हमेशा से स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होती है। ये चीज़ इंडिया के अंदर है, ये पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया का। अलबत्ता ये सोच गलत है कि चाइना नीचे जाएगा तो हम ऊपर जाएंगे। जीरो कोविड पॉलिसी में चाइना बंद था, फिर भी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर नहीं आई। मेरे ख्याल से लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के अंदर, ताकि बाहर वाली कंपनी को और लोकल कंपनी को, ये जो कहते हैं ना कि इंडियन प्रोडक्ट्स को ये करो तो वो करो, इनको शटअप कॉल देनी चाहिए। आपको फिर अगर यही कुछ करना है, अपने ही लोगों को प्रमोट करना है, तो बाहर की इन्वेस्टमेंट आपको क्या खाक आएगी आपके पास। उधर आप देखें ना किस किस्म की कंपनियां हैं वो, मतलब उसमें भी नेशनलिज्म को घुसेड़ देते हैं, कारोबार के अंदर भी, धंधे के अंदर भी। वो ये नहीं सोचते कि कितने लाखों करोड़ों लोग इंडिया के अंदर नौकरियां करते हैं इन्हीं कंपनियों के अंदर जो कि बाहर की कंपनी है, और कितना ज़्यादा टैक्स वो जनरेट करते हैं, ये भी नहीं सोच रहे होते। तो आप कैसे इस माहौल के अंदर बाहर की कंपनियां लेकर आएंगे। तो ये जो अल्ट्रा नेशनलिज्म वहाँ पर घुस का आया है ना सिस्टम के अंदर, इसको जो है थोड़ा सा रोकना पड़ेगा इंडिया को, ताकि बाहर के जो नॉन इंडियन कंपनी है उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बहाल हो।